जी नमस्कार। चुनाव आते ही जैसा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आदत है, ये कुछ ऐसे विवादास्पद मुद्दे उठाते हैं जिससे कांग्रेस पे ये हमला कर सकें। अब इन्होंने उठाया है एक मुद्दा 1974 का, आप सोचिए, और एक 2 वर्ग किलोमीटर से छोटा एक द्वीप है कच्छाथीवू, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, जिस पे नेहरू जी के समय से बातचीत चल रही थी और श्रीलंका उस पे दावा कर रहा था, और अंत में भारत सरकार ने 1974 में ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। अब उस समय क्या परिस्थितियां थीं, क्या माहौल था, लेकिन ये तो तय है कि श्रीलंका एक मित्र देश है और ये जो समझौता हुआ था ये दोनों देशों की मर्ज़ी से हुआ, बाकायदा हस्ताक्षर हो के समझौता हुआ है। और इस मुद्दे को अब उठा के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की, और वो डीएमके पार्टी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि उसकी भी मिली भगत थी। हालांकि डीएमके ने उस समय इसका विरोध किया था, लेकिन अब आप सोचिए कि ये कौन से लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, जो उससे दूर रहे, भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया, बाकायदा लिख के विरोध किया, अंग्रेज़ों को अपना समर्थन दिया। भारत की आज़ादी के आंदोलन में इनमें से कोई जेल नहीं गए, जितने हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं। जो गए, जैसे सावरकर, वो माफ़ी मांग के बाहर आ गए। तो देश की आज़ादी की लड़ाई जैसे बड़े आंदोलन में जो शामिल नहीं होते हैं, वो उस कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं जिसने आज़ादी का आंदोलन लड़ा कि भाई नेहरू जी तो आज़ादी के आंदोलन में थे ही, तो वो देश के हित के विरोध में क्यों काम करेंगे। लेकिन जब वो है नहीं, जब इंदिरा गांधी है नहीं, तब उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिन्होंने चीन के खिलाफ युद्ध लड़ा, ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो देश के हित के विरोध में काम कर रहे हैं। असल में मामला ये है कि अभी कुछ दिन पहले सोनम वांगचुक ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चीन हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पे कब्जा किए हुए है। ये जानकारी तो पहले से सबको थी, राहुल गांधी इसको बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन अब तो एक ऐसे आदमी ने उठा दिया है जो वहाँ रहता है उस इलाके में, और वो लद्दाख को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और उसने ये कह दिया है कि 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पे चीन का कब्ज़ा है और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि चीन के साथ वो व्यापार बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। पाकिस्तान भी दुश्मन है, लेकिन उसके साथ व्यापार एकदम बंद है। और चीन, जिसने हमारे 20 सैनिक मारे गलवान में बहुत दिनों के बाद, नहीं तो भारत और चीन सीमा पे कोई सैनिक के मरने की कोई खबर नहीं आती थी, ना इधर ना उधर। और ये एक समझौता था भारत और चीन के बीच में कि सैनिक एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। तो बहुत लंबे समय से जहाँ किसी सैनिक की जान नहीं गई थी, वहाँ भारत के 20 नागरिक शहीद हो जाते हैं जो सैनिक हैं, और चीन हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है। और नरेंद्र मोदी इस बात का आज तक जवाब नहीं दे पाए कि चीन ने हमारी ज़मीन के अंदर घुस के कब्ज़ा कैसे कर लिया। तो ये मामला फिर से न उठे, सोनम वांगचुक ने जब इसकी पुष्टि की है, इसलिए ऐसे समय पे इस मामले को उठा दिया है नरेंद्र मोदी ने, जो चुनाव का समय है, ताकि चीन का मामला दबा रहे और ये मामला उठ जाए। और उन्हें मालूम है कि भाई मीडिया तो बिकी हुई है, तो मीडिया उन्हीं की बात उठाएगी और सोनम वांगचुक की बात को ज़्यादा तरजीह नहीं देगी। लेकिन हकीकत यही है कि चीन ने जिस ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, जो 4000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन है, उस पे लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए 2 वर्ग किलोमीटर, आप तुलना कीजिए 4000 वर्ग किलोमीटर और 2 वर्ग किलोमीटर से छोटा भूभाग एक द्वीप है, उस पे
उसका मामला अब इन्होंने उठाया है 1974 के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या मानसिकता है। और ये रूस को नसीहत देते हैं कि अब युद्ध का समय नहीं है। और पहले तो इज़राइल का समर्थन कर दिया इन्होंने, इज़राइल पे जब हमास ने हमला किया, लेकिन इज़राइल लगातार हमला किए जा रहा है फ़िलिस्तीन के ऊपर। कुछ सहायता ज़रूर भेजी है, लेकिन उस तरह से खुल के फ़िलिस्तीन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा माना जाता है कि भारत जो है दो देशों के बीच कोई युद्ध हो रहा है उसके खिलाफ है, वो चाहता है कि युद्ध ख़त्म हो। और युद्ध जैसी परिस्थिति इन्होंने पैदा की देश के अंदर, पाकिस्तान के साथ भी, चीन के साथ भी, और अब श्रीलंका से वो अगर आपको द्वीप वापस लेना है तो युद्ध ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो श्रीलंका देगा नहीं वो जो द्वीप उसको मिल चुका है। तो इस तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं ऐसे समय में, जबकि दुनिया ये मानने लगी है कि सारे जो भूमि के विवाद हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत से हल किए जाने चाहिए। और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का ये एक उसकी एक भूमिका है कि जब भी दो देशों के बीच में भूमि के विवाद हों तो दोनों देशों को मिलके और एक कॉन्डोमिनियम जैसी व्यवस्था करनी चाहिए। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया में कुछ जगहों पे लागू है, जहां एक विवादित भूभाग पे दो देशों का साझा अधिकार रहता है। जैसे एंडोरा नाम की जगह है फ्रांस और स्पेन के बीच में, जिसमें दोनों देशों का अधिकार है वहाँ। और इसी तरह से कश्मीर को लेके मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, एक बातचीत चल रही थी। मनमोहन सिंह ने कहा था कि कश्मीर को हम सीमा रहित बना देंगे, यानी कि कश्मीर के जो दो टुकड़े हुए हैं, एक पाकिस्तान के पास है, एक भारत के पास है, उसके बीच में कोई सीमा नहीं रहेगी। तो वो भी कुछ इस तरह की बात कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान मिल के कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि कश्मीर का विभाजन कम से कम ख़त्म हो जाए। तो जितने भी भूमि के विवाद हैं वो इसी तरह से सुलझाए जाने चाहिए। चीन के मामले में तो मामला और भी साफ़ है, क्योंकि जिसको हम चीन अब कह रहे हैं, जो भारत के उत्तर में है, असल में वो एक बड़ा भूभाग तिब्बत है जिस पे चीन ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये कि भारत को तिब्बत की आज़ादी का समर्थन करना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जो बात बात पे पाकिस्तान को ज़रूर धमकी देते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि चीन के ख़िलाफ़ कुछ कह सकें। आज तक इन्होंने तिब्बत के समर्थन में कोई बात नहीं कही है। दलाई लामा को अगर इस देश में शरण दी तो वो जवाहरलाल नेहरू ने दी, चीन की नाराज़गी का ख़तरा मोल उठाते हुए भी, जिसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन तब से 1 लाख तिब्बती हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। उनकी सरकार चल रही है धर्मशाला से, उनकी संसद है धर्मशाला में, उनकी संसद का चुनाव होता है जिसमें तिब्बत के बाहर रहने वाले तिब्बती मतदान करते हैं पूरी दुनिया भर से। तो हमने तिब्बत के पक्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका ली हुई है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने आज तक तिब्बत के समर्थन में कुछ नहीं कहा। अगर वाकई में चीन के खिलाफ़ कोई भूमिका ली जानी चाहिए तो वो यही भूमिका होनी चाहिए कि तिब्बत को आज़ाद किया जाए, और इससे भारत की चीन की समस्या भी हल हो जाएगी, क्योंकि लगभग कश्मीर से अरुणाचल तक जो भारत का उत्तर भाग है वो तिब्बत है। और जो तिब्बत के साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते रहे हैं, तिब्बत से बौद्ध नागरिक हिंदुस्तान आते रहे हैं बौद्ध तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए। भारत से लोग कैलाश मानसरोवर जाते रहे हैं जो तिब्बत में है। तो भारत और तिब्बत के बीच दोस्ताना सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध रहा है, और वो सारे विवाद सुलझ जाएंगे अगर तिब्बत आज़ाद हो जाता है। और अगर तिब्बत आज़ाद नहीं भी होता है तो तिब्बत में भी भारत को चीन के साथ बातचीत करके कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि तिब्बत को कुछ हद तक स्वतंत्रता मिले, स्वायत्तता मिले। तो अपने ज़मीन के विवादों को समझदारी से सुलझाने के बजाय जो काम शायद जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने किया, कच्छा थीवू द्वीप को श्रीलंका को देके,
ये सिर्फ विवाद के लिए इस मुद्दे को खड़ा कर रहे हैं और आप देखिएगा कि ये इसको हल भी नहीं करने वाले हैं। बांग्लादेश के साथ तो इन्होंने ज़रूर ज़मीन का कुछ आदान प्रदान किया और वहाँ पे ये बात नहीं उठती है कि जितनी ज़मीन इन्होंने बांग्लादेश को दी उससे कम बांग्लादेश ने भारत को दी, तो वहाँ पे देश हित के साथ कोई समझौता नहीं होता है। लेकिन 74 में जो इंदिरा गांधी ने किया उसको देश हितों के साथ समझौता बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव का समय है, इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है और इनकी जो खुद की गलतियां हैं, आज़ादी के आंदोलन में भाग न लेना, चीन को 4000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की भारत की ज़मीन पे कब्ज़ा करने देना और उसके खिलाफ कुछ न बोलना, अपने 20 सैनिकों की जान को वहाँ कुर्बान करवा देना और बांग्लादेश के साथ ज़मीन आदान प्रदान में बांग्लादेश को ज़्यादा भूमि देना, इन सारी बातों को वो दबाना चाहते हैं और एक छोटे से विवाद को खड़ा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और इनको तमिलनाडु में कुछ उसका फ़ायदा मिल सके। तो ऐसे कारनामों से, ऐसी इनकी जो करतूतें हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, इससे देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ मुद्दा उठाने के लिए मुद्दा उठाते हैं। आज तक इन्होंने भारत की किसी भी भूमि समस्या का कोई हल नहीं निकाला है जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ हैं। और हकीकत ये है कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वो सब आज की तारीख में भारत से दूर जा चुके हैं और चीन के ज़्यादा करीब हो गए हैं। ये भी एक सोचने वाला प्रश्न है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत की धाक जमा दी, लेकिन कम से कम भारत के पड़ोस में तो भारत की कोई धाक नहीं है, वहाँ चीन की ज़्यादा चलती है। ये इस बात के लिए भी इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये कैसे हो गया कि आपके कार्यकाल में सारे पड़ोसी देश चीन के ज़्यादा नज़दीक चले गए और भारत से दूर हो गए। और ये सिर्फ पड़ोस की ही बात नहीं है, देखा जाए तो दुनिया भर के देश जो हैं, सिवाय फ्रांस के जिसको भारत को लड़ाकू विमान बेचना है इसलिए वो भारत के साथ अभी मित्रता निभा रहा है, नहीं तो दुनिया के ज़्यादातर देश ये मानते हैं कि भारत में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। चुनाव के समय में जर्मनी ने, अमेरिका ने और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सवाल उठाया है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, जिस तरह से विपक्षी नेताओं के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग के, ये चुनाव में को निष्पक्ष न कराने देने की जो एक कोशिश हो रही है, चुनाव एक तरफा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत जाए, ये जो सारी कोशिश है इस पे दुनिया के तमाम जगहों से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए ये इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि भारत की कोई साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कायम हुई है। और अगर ये छोटे छोटे विवाद उठाते रहेंगे, जैसे ये 2 वर्ग किलोमीटर से छोटे द्वीप की बात है, तो हमारे संबंध अपने पड़ोसी से और भी ख़राब हो जाएंगे। धन्यवाद।